एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम मनीष शर्मा है और आज सर्कुलर मोशन के माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। दैट मीन्स कंप्लीट सर्कुलर मोशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन टफ टॉपिक है, टफ एरिया है और वो समझते हैं कि वीक रोटेशन चैप्टर है उनका, पर एक्चुअली सच्चाई ये है कि वीक है सर्कुलर मोशन। सेटर को भी पता है, जो क्वेश्चन बना रहा है उसको भी पता है कि तुम्हें किस प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं, वो ठीक वैसे ही क्वेश्चन रखता है। सब बातें सिलेक्शन डायरी में नोट करने की हैं। भूल जाते हैं बच्चे, भूल जाते हो तुम लोग, तो भाई रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूं सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा माइंड मैप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। और जहां भी आप हैं, जिस भी जगह पर आप हैं, जिस भी मुकाम पर आप हैं, उस जगह पर इन माइंड मैप को फिलर्स की तरह यूज कर रहे होंगे और जो भी कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट, चीजें समझ में नहीं आई है ना, उनको और बेहतर इन माइंड मैप के जरिए कर रहे होंगे। मेरा नाम मनीष शर्मा है और आज सर्कुलर मोशन के माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। धमाकेदार धमाकेदार माइंड मैप होने वाला है सर्कुलर मोशन का। दैट मीन्स कंप्लीट सर्कुलर मोशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन टफ टॉपिक है, टफ एरिया है और पूरे फिजिक्स में जगह जगह पर, काइनेमेटिक्स में है थोड़ा सा, फिर डायनेमिक्स में है, फिर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में है। और ऐसा होने की वजह से सर्कुलर मोशन जनरली ज्यादातर बच्चों का कमजोर हो जाता है या कमजोर होता है, वीक होता है। टफ टॉपिक भी है थोड़ा सा और फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है रोटेशन चैप्टर में। रोटेशन चैप्टर इस वजह से ज्यादातर बच्चों का वीक रह जाता है और वो समझते हैं कि वीक रोटेशन चैप्टर है उनका, पर एक्चुअली सच्चाई ये है कि वीक है सर्कुलर मोशन। तो अगर हम रोटेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रोटेशन का जो बेस है, जो नींव है, वो सर्कुलर मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। तो आपको उसको अच्छा अगर करना है तो सर्कुलर मोशन को बहुत ज्यादा शानदार करना ही होगा। तो इसी उम्मीद में कि आप बहुत बढ़िया ये इस लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे और जो भी कमियां, जो भी मिसकंसेप्ट आपके हैं वो दूर हो जाएंगे और आप बहुत स्ट्रांग बनकर उभरेंगे, बहुत स्ट्रांग बनकर उभरेंगे। इस उम्मीद में हम आज के इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज के इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो भाई रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको लगातार काम करना है, थक कर नहीं बैठना है। अगर आप लगातार काम करते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, तो मंजिल भी मिलेगी और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए जी, तो एक बार फिर से शुरू कर दें जल्दी से। किन किन बच्चों के लिए रेलेवेंट है, किन किन बच्चों को ये देखना चाहिए। तो भाई जो भी 11th में है, जो भी 12th में है और जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं, चाहे वो जेई के हों, चाहे वो नीट के हों, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, केवल बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो, सब प्रकार के स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिलेगा। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, माइंड मैप को इस तरीके से बनाया गया है कि हर प्रकार का स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहता है उसको मेन बातें, मेन कंसेप्ट मिल जाए, कंटेंट पूरा मिल जाए, कंटेंट पूरा मिल जाए। तो सारी चीजें मैं यहाँ पीपीटी में लेकर आया हूं, वो आपको क्लास के बाद मिल जाएंगी। आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सिलेक्शन डायरी में सबको नोट करेंगे और उस सिलेक्शन डायरी से फिर रिवाइज करेंगे। जैसे मैं हर बार आपको समझाता हूं, जो बच्चे सिलेक्शन डायरी बनाएंगे वो उन बच्चों का गारंटेड सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया रैंक आ जाए आपकी, तो बहुत जरूरी है कि जो चीजें सीख रहे हो उनको नोट करो और उनको रिवाइज करो। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मेहनत तो काफी कर रहे होते हैं पर उस मेहनत को संभालते नहीं हैं, जिस वजह से एक तरफ से तो सीखते जाते हैं, दूसरी तरफ से भूलते जाते हैं। इधर आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको तो सीख रहे हैं बहुत तेजी से, पर पीछे के टॉपिक जो छूट गए हैं वो छूट ही जाते हैं, फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए, फिर वो सवाल जो पहले नहीं बनते थे अभी भी नहीं बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें दोनों एरियाज पर
बढ़िया तरीके से खेलना है, दोनों चीजों को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ आप इसको अटेंड करेंगे और सवाल आएंगे, सवाल भी करेंगे और जो जो मैं समझाऊंगा उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे और उससे रिवाइज करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बहुत कम समय में सर्कुलर मोशन आपका हमेशा हमेशा के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बन जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बन जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का सर्कुलर मोशन स्ट्रांग हो जाता है तो हम मान कर ही चलिए कि उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है फिजिक्स में कि उससे पूरी फिजिक्स ही सुधर जाती है उसकी। ऐसा सर्कुलर मोशन का इंपैक्ट है जो पूरी फिजिक्स पर पड़ता है, जगह जगह पर पड़ता है। चलिए भाई साहब, तो शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन द स्टोरी। एक बार फिर से, मेरा नाम मनीष शर्मा है, मेरा नाम मनीष शर्मा है और बस मनीष शर्मा ही है। चलो अच्छा जी, जो प्यार मोहब्बत तुम लोग दे रहे हो इस माइंड मैप की सीरीज को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार, सलाम, थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे जो जज्बा है, जो दिन रात मेहनत करने का जज्बा है, उस जज्बे को मेंटेन रखना, उस जज्बे से ही सब कुछ होगा। और इसी प्रकार से इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, ये सब तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। ये सब केवल और केवल तुम्हारे लिए किया जा रहा है, इस उम्मीद में किया जा रहा है कि वो दूर कोने में कहीं बैठा बच्चा, वो दूर बच्चा जो बैठा है ना, उस तक मदद पहुंचे, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, है ना, और एक अच्छा कंपटीशन दे सके। चलिए जी, तो इस टॉपिक को 3 हिस्सों में मैंने तोड़ा है। पहला है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वैसे तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में कवर कर चुका हूं, जो मोशन इन अ प्लेन, जब मैंने माइंड मैप लिया था मोशन इन अ प्लेन का, उसमें मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कवर किया था डिटेल में। ठीक है जी, पर स्टिल चूंकि यहां पूरी बात हो रही है तो मैं यहां फिर से एक बार काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पर बात करूंगा। दैट वुड बी दी फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स का मतलब होता है फोर्सेस एंड ऑल, तो हम सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल वगैरह वगैरह की बात करेंगे यहां पर, है ना जी, फ्रिक्शन वगैरह की बात करेंगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह की बात करेंगे। और फिर अंत में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो वैसे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में लास्ट में आता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरी लूप में घूम जाना, रूट 5GL, रूट 4GL वगैरह वगैरह जो वेलोसिटीज होती हैं उसकी चर्चा करेंगे। दैट मींस ये एक तरह का सर्कुलर मोशन का कंप्लीट पैकेज है सर्कुलर मोशन का। सही बात है, ऐसा है। इसके 3 हिस्से, काइनेमेटिक्स आपको काइनेमेटिक्स के साथ भी पढ़ लेते हैं हम, और डायनामिक्स न्यूटन लॉ के साथ पढ़ लेते हैं, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एनर्जी चैप्टर में पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, यहां पर हम सब चीजों को एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए भाई, फटाफट 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 फटाफट, बहुत तेजी से और बहुत धुआंधार तरीके से और बहुत ही सॉलिड तरीके से सब चीजों को देखें और समझें और अपने आप को उस लायक बनाएं कि हमको सेलेक्ट किया जा सके, मैं सेलेक्ट हो सकूं। तो वो तभी हो पाएगा जब मैं उस लायक बनूंगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। आइए लायक बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की शुरुआत करते हैं। कहानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शुरू होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मेन हीरो हमारा सर्कुलर मोशन का। ठीक है जी, हम सब अच्छे से जानते हैं कि छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी थीटा कहते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सियल वेक्टर करके वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जिनका डायरेक्शन एक्सिस की दिशा में होता है, एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। ठीक है जी, तो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको डी थीटा कहते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, ये स्केलर क्वांटिटीज है। पर बहुत छोटे जो एंगल हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, तो कहानी डी थीटा से चलती है। डी थीटा का जो डायरेक्शन है दैट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमसे ये कहता है कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गया, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल पी पॉइंट से क्यू पॉइंट गया, है ना, ऐसे पी से क्यू गया, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डेल्टा थीटा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, वो एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज मींस आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये जो राइट हैंड रूल है इसका जो सार है, राइट हैंड जो थंब रूल है इसका जो सार है वो केवल इतना सा है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन हो रहा है, तो मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो डी थीटा जो वेक्टर है, डी थीटा वेक्टर पॉइंट करेगा कहां, आउटवर्ड, पॉइंट्स आउटवर्ड। बस ये लाइन दिमाग में बैठा लो, डी थीटा वेक्टर पॉइंट्स आउटवर्ड, बस ये लाइन दिमाग में बैठा लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सिस पर डिपेंडेंट वाली कहानी, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग भी हो सकता है। दो, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस पर सवाल नहीं आते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हो रहा है, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, जिसका सिंबल है
ओमेगा सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है ना, करेक्ट है। और इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, वो है डी थीटा बाय डी टी। तो जो डायरेक्शन डी थीटा का है वही डायरेक्शन ओमेगा का भी होता है। ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन हो रहा है तो ओमेगा वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। डी थीटा और ओमेगा के डायरेक्शन सेम होते हैं। ठीक ठीक लिखा हुआ है साफ साफ, इट्स ए डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सब बातें सिलेक्शन डायरी में नोट करने की हैं, भूल जाते हैं बच्चे, भूल जाते हो तुम लोग, तो छोटा छोटा सिलेक्शन डायरी में सब मेन पॉइंट्स को नोट करो। मैं सब पीपीटी में लेकर आया हूं, इसीलिए लेकर आया हूं, ठीक है। वो जो मैंने अभी तुम्हें डायरेक्शन वाली बात बताई वो वर्ड्स में यहां लिखी हुई है, वो वर्ड्स में यहां पर लिख रखी है मैंने। अच्छा जी, एवरेज एंगुलर स्पीड अगर निकालनी हो, एवरेज जिसको ओमेगा एवरेज बोलते हैं, तो ओमेगा एवरेज एंगुलर स्पीड, ओमेगा एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही एवरेज एंगुलर स्पीड ओमेगा एवरेज कैसे निकलता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट एंगल का रेडियन, टाइम का सेकंड, तो यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड, है ना। अच्छा, कभी कभी आरपीएम में भी वो बात करता है, तो आरपीएम 1 आरपीएम दैट मींस 1 रोटेशन पर मिनट को हम अगर रेडियन पर सेकंड में बदलें, हम 1 आरपीएम को अगर रेडियन पर सेकंड में बदलें, है ना भाई, तो 1 आरपीएम का मतलब हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड। तो आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में अगर बदलना हो तो ऐसे बदला जाता है। तो किसी भी आरपीएम को हम रेडियन पर सेकंड में बदल सकते हैं। जैसे 5 आरपीएम है और उसको रेडियन पर सेकंड में बदलना है, तो 5 इंटू 2 पाई बाय 60 कर लोगे, रेडियन पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक, तो ज्यादातर क्वेश्चन आरपीएम वगैरह में दे देते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। अच्छा जी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने जो बात करी वो इंस्टेंटेनियस ही है ना, डी थीटा बाई डी टी, ऑब्वियसली दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंबल क्या है? अल्फा। सिंबल क्या है? अल्फा। ये भी एक्सियल वेक्टर है और अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर होती है। अल्फा को लिखने का एक तरीका और होता है, अल्फा को लिखने का एक तरीका और होता है, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ऐसे भी अल्फा को लिखा जा सकता है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखने के ये दो तरीके होते हैं। ये दोनों तरीके हमें आने चाहिए, दोनों की हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है जी। डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। चलो जी, समझ में आ जाती है बात। अब हम सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट आ जाएं, तो सर्कुलर मोशन या किसी भी कर्व्ड मोशन की बात करें, तो किसी भी कर्व्ड मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, जानते होगे तुम लोग, नाम भी सुना होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन को ही हम और भी कई नामों से बुला सकते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी को कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी इसी को कहते हैं, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी को कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी इसी को कहते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो ये है ही, है ना। इसका सिंबल ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी और नॉर्मल एक्सेलरेशन को ए एन। तो कोई भी सिंबल इसका लिया जा सकता है। ए एन मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। ये तीनों एक ही चीज के नाम है और इनकी वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। इनकी वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। बस इतना दिमाग में सेट करो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? आर रेडियस है, सर्किल का रेडियस है, इधर दिख रहा है सर्किल का रेडियस है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक पार्टिकल है जो सर्किल में घूम रहा है, ये वो पार्टिकल है जो सर्किल में घूम रहा है, और इस पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलरेशन है। एक टुवर्ड्स द सेंटर जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जा रहा है, जो हमेशा ही सेंटर की तरफ होगा। किधर होगा? हमेशा ही सेंटर की तरफ होगा, ऐसे, जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर क्वेश्चन ने या डायग्राम ने दिखा रखी है। और दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ऐसे, जो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जिसको ए टी, ए सबस्क्रिप्ट टी,
ए सब्सक्रिप्ट टी का सिंबल दिया जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो प्रकार के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। तो भाई ये तो हमने देख ही लिया, दूसरा भी देख लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका सिंबल, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए टी। ठीक, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, किस चीज के लिए जिम्मेदार है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है, किसका? वेलोसिटी का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है, दिमाग में अच्छे से बैठाओ इसको, क्या करता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदारी है इसकी, काम क्या है, क्या काम है? चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी काम है इसका। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बदलता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड। और किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए अगर ये दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं तो ऑब्वियसली जो टोटल एक्सेलरेशन है वो अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है ना। अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ए सी ए आर किसी का भी स्क्वायर कह लो, प्लस ए टी का स्क्वायर, सिंपल। मैं दोबारा लिख के यहाँ दिखा देता हूं क्लियरली। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी लाइक अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज पर है इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिया है। और उसी बात को इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि ये AC है, ये AT है। तो भाई जो टोटल एक्सेलरेशन है या जो नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, उसको मैं रेड कलर से अगर दिखाऊं तो ये है पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन, है ना, ये है पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन, जो कि अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो नेट एक्सेलरेशन यहां भी लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है और भाई साहब देखा जा सकता है। सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? ये जो टोटल एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ या रेडियल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाएगा। जैसे अभी डायग्राम में रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल दिखा रखा है थीटा, है ना, रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल दिखा रखा है थीटा, है ना। ये एंगल टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ भी हो सकता था। तो मान लेते हैं कि इस एंगल को मान लेते हैं, अगर मैं अल्फा बोल दूं तो अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ हो गया। तो क्या अपन दोनों एंगल निकाल सकते हैं? जनरली टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ एंगल निकाला जाता है, इसीलिए मैं tan अल्फा लिख रहा हूं। तो क्या हम समझते हैं tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी AC डिवाइडेड बाय AT, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बहुत फ्रीक्वेंटली वो आपसे एंगल वगैरह पूछेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली वो आपसे पूछेगा कि भाई एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल क्या है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होता है। इसी डायग्राम में अगर वेलोसिटी वेक्टर दिखा दें, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होता है। ये v वेक्टर है येलो कलर से जो दिखाया, और रेड कलर से जो दिखाया वो एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो क्या एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच अल्फा एंगल हो जाएगा, जो अल्फा बड़े मजे से निकल आएगा। तो छोटे मोटे क्वेश्चन इस पर खूब पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे नेट एक्सेलरेशन, एंगल, इस सब तरह की चीजों की बात करेगा। ठीक, बहुत पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। इसके अलावा जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं जो हमारे एंगुलर वेरिएबल्स हैं, इनके बीच जो संबंध है, जिसको अपन जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है काइनेमैटिक्स में, वन डायमेंशनल मोशन में, ठीक उसी प्रकार से हम यहां भी इक्वेशन ऑफ मोशंस जैसी इक्वेशंस लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। और ऑब्वियसली ये इक्वेशन तभी वैलिड होंगी जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है। तो ये जो तीनों इक्वेशन है, इनफैक्ट 4 लिख सकते हैं, पर चौथे की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए 3 की ही बात करी है। तो अल्फा कांस्टेंट होना एक नेसेसरी कंडीशन है, अल्फा कांस्टेंट होना एक नेसेसरी कंडीशन है। अल्फा अगर कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं और किसी टी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस पर भी काफी सवाल बनते हैं, है ना, इस चीज पर भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, काफी सवाल बनते हैं। अच्छा जी, अब तुम अच्छे से जानते हो कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो प्रकार के हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है
क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट रहेगी, है ना, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की वैल्यू 0 रहेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की वैल्यू 0 रहेगी। अच्छा भाई, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है। और अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो अल्फा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ, तो कहानी यूसीएम की बनती है, जिस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल यूसीएम, क्योंकि बहुत आसान है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? आइए जरा मेन बातें इसकी और समझ लेते हैं। कांस्टेंट स्पीड, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें समझा ही दिया, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन तो अभी भी प्रेजेंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो लगातार बदल ही रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्रीज पर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इतना ही नहीं, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो यहां भी लिखा उसने, v डॉट ए 0 कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्रीज का है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्रीज का है ना। डायग्रामेटिकली अगर इसको दिखाएं तो ये अगर कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये अगर कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये है अगर पार्टिकल का वेलोसिटी, है ना, पार्टिकल यहाँ कहीं है, लेट अस इमेजिन ये पार्टिकल है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो येलो कलर से दिखाया है ये है पार्टिकल का वेलोसिटी, है ना। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे ये एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 डिग्री का एंगल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये एक्सेलरेशन वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर, वो वेलोसिटी वेक्टर, वो वेलोसिटी वेक्टर, और भाई इन दोनों के बीच कितना एंगल? इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, क्या है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी है ना। सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये सेंटर होगा, इस सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसा। The position vector and velocity vector keeps on changing, though the magnitude remains constant। ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना ही सेंटर से पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, जो बेसिकली रेडियस है, ना वो बदल रहा है। मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, केवल केवल डायरेक्शन बदल रहा है। ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और डायरेक्शन में वेरिएबल है। ये है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था वैसे ही डायग्राम बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेसिकली स्पीड वेरी करेगी, है ना, स्पीड, स्पीड वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल। और अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो एक बात तो 100% पक्की है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना। और स्पीड वेरी करेगी तो ओमेगा भी वेरी करेगा, हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। तो ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, ना एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। जैसा डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वैसा ही डायग्राम फिर बन जाएगा। ये अगर कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहाँ कहीं है, और ये है पार्टिकल का वेलोसिटी इस दिशा में, पार्टिकल को ऐसे दिखाया, ये है पार्टिकल, ये है पार्टिकल, है ना। और पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर। पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर से कुछ एंगल पर होगा, सो दैट उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ सके। हेंस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे दिखा दिया मैंने, ये जो मैंने दिखाया ये है एक्सेलरेशन वेक्टर, ये है एक्सेलरेशन वेक्टर, सच दैट इस एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकें। किधर किधर? एक टुवर्ड्स सेंटर और दूसरा इन दी टेंजेंशियल डायरेक्शन। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन। ये जो टुवर्ड सेंटर है ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इनके बीच एंगल अल्फा है। फिर वही सारी बातें हम कर सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले करी थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अल्फा प्रेजेंट है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो टाइप हो सकते हैं। अल्फा तो है, टाइप नंबर 1 अल्फा कांस्टेंट, टाइप नंबर 2 अल्फा वेरिएबल। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, अगर अल्फा वेरिएबल है तो कैलकुलस का इस्तेमाल होगा, है ना। अगर अल्फा वेरिएबल है तो कैलकुलस का इस्तेमाल होगा। अच्छा जी,
जिस सर्किल में घूम रहे हैं उसके रेडियस को हम इन जनरल रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। एनी कर्व्ड पाथ कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क, और उन रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ता है, क्वेश्चन पूछता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का जो तरीका है वो तरीका है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली v स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। वो जो a परपेंडिकुलर लिखा है उसका मतलब है नॉर्मल एक्सेलरेशन, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कभी भी निकालना हो, कभी भी किसी का भी निकालना हो, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला है। ठीक, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है कि अगर कोई आपको ट्रेजेक्ट्री पता है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लेते हैं पार्टिकल किसी ट्रेजेक्ट्री पर चल रहा है और वो ट्रेजेक्ट्री तुम्हें पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पता है, तो तुम dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स तो बड़े मजे से निकाल सकते हो। एक बार डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, एक बार और करो तो d2y बाई डी एक्स आ जाएगा। हेंस dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स अगर तुम निकाल लो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले की मदद से। दो ये फॉर्मूला कोई ज्यादा खास काम का नहीं है क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स है, जनरली इस पर सवाल नहीं आते हैं, पर चूंकि हम चांसेस नहीं लेना चाहते हैं इसीलिए इसको सिलेक्शन डायरी में लिख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, कोई बुराई नहीं है। दो ये यूज नहीं होता है, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस पर कुछ छोटे मोटे सवाल देखें, ठीक है जी। तो क्या कहता है, फ्लाई व्हील इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, रोटेट्स थ्रू 5 रेडियन इन द फर्स्ट सेकंड, एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाई व्हील इन द नेक्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में 5 रेडियन, अगले सेकंड में कितना चलेगा? क्या सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लेंगे? बोलो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी जो कि 0 है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर की इक्वेशन से करना होगा। अपने आप करेंगे होमवर्क में, मैं पहले करा भी चुका हूं पिछले जब मैंने मोशन इन अ प्लेन लिया था, अभी आप अपने आप करेंगे, आंसर लिखा हुआ है, मैच कराएंगे, ठीक है जी। तो इसके सभी क्वेश्चंस को तुम अपने आप करोगे, मैं होमवर्क में छोड़ दे रहा हूं, बहुत आसान है, और ऑलरेडी मोशन इन अ प्लेन का जो माइंड मैप मैंने लिया था उसमें सभी क्वेश्चंस मैंने करे भी हैं, तो इन केस अगर किसी भी में कोई समस्या हो तो आप वहां से इनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक, चलिए जी, अब हम बढ़ रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आज का माइंड मैप एक्चुअली यहीं से शुरू हो रहा है, पीछे का तो मैंने रिवाइज कराया एक्चुअली, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब होता है, डायनेमिक्स शब्द का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स शब्द का मतलब है न्यूटन लॉस के एप्लीकेशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब है न्यूटन लॉस का एप्लीकेशन। किसमें? कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसमें, और वो दो प्रकार की हो सकती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोनों प्रकार के सर्कुलर मोशन में न्यूटन लॉस का एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि थोड़ी सी टफ चीज भी है, सवाल खूब बनते हैं इस पर, है ना। तो आओ जरा देखें और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, क्या है कहानी। ठीक, तो इन सर्कुलर मोशन और मोशन अलोंग एनी कर्व पाथ न्यूटन लॉ इज अप्लाइड इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ध्यान से सुनना और समझना। तो जब हम न्यूटन लॉ को लगा रहे हैं तो न्यूटन लॉ इज अप्लाइड इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा रेडियल डायरेक्शन में। सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है, कोई पार्टिकल कर रहा है, उसका न्यूटन लॉ उस पर लगाना है, उसका फोर्स एनालिसिस करना है, तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनको दो डायरेक्शंस में तोड़ना होगा, एक रेडियल डायरेक्शन में, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेस बॉडी पर लग रहे होंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेस बॉडी पर लग रहे होंगे, उनका जो समेशन है दैट इज ऑब्वियसली m इंटू dv बाई dt या m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या m इंटू dv बाई dt। और जो रेडियल डायरेक्शन में या जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो समेशन है दैट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। सिंपल, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो, रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लग रहे होंगे उनका समेशन मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा ना, F बराबर ma, और रेडियल एक्सेलरेशन होता ही क्या है, v स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अपन एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। और सिमिलरली टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो आर अल्फा लिखते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, तो फिर m इंटू आर अल्फा लिख सकते हैं, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखते हैं तो dv बाई dt लिख सकते हैं। आपको समझ में आनी चाहिए बात, बस इतनी सी ही बात है और कुछ भी नहीं है। सर्कुलर डायनेमिक्स का मतलब है राइटिंग दीज टू इक्वेशंस, है ना।
सर्कुलर डायनेमिक्स का मतलब है राइटिंग दीज टू इक्वेशंस फॉर अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हमने एक काम कर दिया, हमने ये जो रेडियल वाली जो इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियल वाली इक्वेशन दोनों केसेस में बनेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वेयर एज टेंजेंशियल वाली इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 इज इक्वल टू 0 बनेगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं है यूसीएम में। हेंस टेंजेंशियल वाली इक्वेशन तो केवल नॉन यूसीएम में बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनेगी। पर ये इक्वेशन दोनों तरह के सर्कुलर मोशन में बनेगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। इस इक्वेशन को और बेहतर तरीके से कन्वे करने के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से और इसको ठीक से ना समझने की वजह से बड़ी गलतियां हो गई, बड़ी गलतियां हो गई। ये बेसिक आइडिया ये था कि इस इक्वेशन को अच्छे से कन्वे कर दें। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में समेशन ऑफ एफ आर है, इस समेशन ऑफ एफ आर को, इस समेशन ऑफ एफ आर को मैंने एक नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने बस नाम दिया है समेशन ऑफ एफ आर, रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस का जो समेशन है, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब परेशानी ये हो गई कि कुछ बच्चों को ऐसा लगने लगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पर, उनका समेशन का नाम होता है। क्या होता है, उनके समेशन का, उनका जोड़ होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इट इज बेसिकली समेशन ऑफ फोर्स, इट इज अ नेम गिवन टू समेशन ऑफ फोर्स। तो बहुत क्लियरली समझ लें कि इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। दया करें, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। जितने भी जो भी फोर्सेस रेडियल डायरेक्शन में लग रहे होंगे उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। तो हम इस भाषा का उपयोग करेंगे कि फला फला एग्जाम्पल में ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। जैसे किसी पार्टिकल को धागे से बांध के घुमा दिया तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। या एक सैटेलाइट मान लेते हैं प्लेनेट का चक्कर लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। एक सिलिंड्रिकल रूम में एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई चीज नहीं है, वो तो बस एक नाम है। याद रखना इस बात को, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सही बात है, वो तो बस एक नाम है। इस इक्वेशन को आसानी से कन्वे करने के लिए बस एक नाम है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, या रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कह लो, एक ही बात है वो। रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है, जो ऑब्वियसली mv²/r या mr⍵² के बराबर आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी। बहुत मुद्दे की बात है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और एग्जाम सेटर को भी पता है, जो क्वेश्चन बना रहा है उसको भी पता है कि तुम्हें किस प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं। वो ठीक वैसे ही क्वेश्चन रखता है ताकि तुम फंस जाओ। उनको पता है तुम किन गड्ढों में गिरोगे, वो वैसे ही गड्ढे खोद के रखते हैं, तो तुम फटाक से गिर जाओगे उसमें जाके, अगर ठीक से नहीं समझा तो ये बहुत अच्छा है कि इन माइंड मैप्स के जरिए आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। गड्ढों से गिरने में बच जाएंगे, और अगर मैं गड्ढों से गिरने में बच जाऊं तो जीत जाऊंगा, सीधी सी बात है ना। ऑब्स्टिकल रेस है ये, है ना। प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑब्स्टिकल रेस जैसी है ना। ऑब्स्टिकल्स हैं बीच बीच में, फलांग फलांग कर जाना है, कूद कूद के जाना है, कूद कूद के जाना है। समझ रहे हो, ऐसे भागना नहीं है, केवल परेशानियां समस्याओं को कूद कूद के लांग लांग कर जाना है। जो इसमें कुशल होगा वही जीतेगा, केवल तेज भागने वाला नहीं जीतेगा। केवल तेज भागने का सवाल नहीं है, और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, फिर एक शब्द और है जो बड़ी नींदें उड़ाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या बला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ी नींद उड़ाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या चीज है? तो भैया न्यूटन लॉ चैप्टर में हमने सीखा था, हम इसके माइंड मैप में भी मैंने बताया था, तुम्हें पता भी होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, अगर उस फ्रेम में हमें न्यूटन्स लॉ लिखनी हो तो। ठीक, सिमिलरली अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, एक धागा है और एक पार्टिकल धागे से बांध रखा है ना। एक धागे से
एक धागे से, एक थ्रेड से एक पार्टिकल को बांध रखा है, ये थ्रेड है और ऐसे पार्टिकल को बांध रखा है और पार्टिकल को विल कर दिया, मतलब घुमा दिया है। तो ये पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा है, समझ रहे हो भाई, ये पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसे ऐसे बांध दिया धागे से इसको। अब ये भाई साहब घूम रहे हैं ऐसे गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल, है ना, घूम रहे हैं ऐसे मजे से अपने मस्ती में, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं भाई साहब, ऐसे, ठीक। अच्छा जी, इस पर फोर्सेस देखें कौन कौन से लग रहे हैं। तो इस पर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर दो ही फोर्स है, mg और टेंशन T। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से या इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। अगर हम इनर्शियल फ्रेम से, दैट मींस ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, तो इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ, है ना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा टेंशन फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो टेंशन फोर्स लग रहा है ऐसे थ्रेड के अलोंग। बस यही दो ही फोर्स हैं ग्राउंड फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम से देखने पर पार्टिकल पर ये दो ही फोर्सेस लगते हुए नजर आएंगे हमें, ठीक। पर पार्टिकल के फ्रेम में जब चले जाएंगे, तो पार्टिकल के फ्रेम में अगर जब चले जाएंगे, तो ग्राउंड फ्रेम से देखने पर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसके पास एक एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर पार्टिकल के फ्रेम में जाओगे तो उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या एक सूडो फोर्स आएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस बाहर की तरफ होगा। एक सूडो फोर्स आएगा जो बाहर की तरफ होगा। हेंस एक सूडो फोर्स, अगर हम पार्टिकल के फ्रेम में चले जाए तो एक सूडो फोर्स भी लगेगा बाहर की तरफ। इस सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो एफबीडी बनाया गया है, ये एफबीडी इस सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के फ्रेम से बनाया गया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाया गया है ना, फ्रॉम फ्रेम ऑफ पार्टिकल, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ, फ्रॉम द फ्रेम, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ पार्टिकल, है ना। पार्टिकल के फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो हमें जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है, सूडो फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लगता हुआ, टेंशन टी ऊपर की तरफ लगते हुए, mg नीचे की तरफ लगता हुआ, ठीक है। इसीलिए यहां लिखा है कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है, कंसेप्ट है, फिक्टिशियस फोर्स है, मतलब उसकी रियलिटी उस तरह की नहीं है जैसे किसी रियल फोर्स की होती है, और ये केवल न्यूटन लॉस को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ये तो यूसीएम की बात थी। अभी इसमें पार्टिकल क्या कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो ग्राउंड फ्रेम से एक ही एक्सीलरेशन था, तो एक ही सूडो फोर्स आया। अब अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसमें तो दो दो एक्सीलरेशन होते हैं, तो क्या दो दो सूडो फोर्स आएंगे सर? यस। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई करे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई करे, तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को अगर पार्टिकल के फ्रेम से देखा जाए, पार्टिकल के ही फ्रेम से देखा जाए, है ना, ऐसे इसको अगर इसी पार्टिकल के फ्रेम से देखा जाए, तो मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसको हम इसी पार्टिकल के फ्रेम से देख रहे हैं, पार्टिकल पी के फ्रेम से देख रहे हैं, है ना। तो इस पर जो रियल फोर्सेस हैं वो टुवर्ड सेंटर और ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होंगे रियल फोर्सेस, और इसके फ्रेम से देखेंगे तो जो सूडो फोर्सेस आएंगे, जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, वो दो दो होंगे। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ऐसे लगता हुआ बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, पार्टिकल का पी झुक गया इसमें, कोई बात नहीं। और एक मान लेते हैं पीछे की तरफ लगता हुआ टेंजेंशियल फोर्स। समझ रहे हो क्या मेरी बात? इसके अलावा बाकी जो फोर्सेस होंगे जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, वो रियल फोर्सेस होंगे जो पार्टिकल पर ऐसे लग रहे होंगे। तो जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं वो रियल फोर्सेस हैं, और जो पिंक कलर से दिखाए हैं वो सूडो फोर्सेस हैं। जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं वो रियल फोर्सेस हैं, ठीक है जी। तो ये है रियल फोर्सेस का समेशन टुवर्ड्स सेंटर, समेशन एफ आर। ये है रियल फोर्सेस का समेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, समेशन एफ टी। सही बात है, सही है। और पिंक कलर से जो दिखाया जा रहा है बाहर की तरफ, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ, और इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको टेंजेंशियल सूडो फोर्स बोलेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर कम सवाल बनते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर ज्यादा सवाल बनते हैं, क्योंकि ज्यादा इजी है, ये ज्यादा आसान है। तो आप यूसीएम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। ऑब्वियसली आना हमें दोनों चाहिए, आना हमें दोनों चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी मैंने बना के दिखाई दिया तुम्हें। तो पार्टिकल के फ्रेम से देखो, और पार्टिकल के फ्रेम से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसा कि अभी मैंने बताया। तो इस स्लाइड को तो उड़ा ही देते हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या, और मेन मेन बातें क्या है। देखो जरा मेन मेन बातें क्या है।
in both uniform and non-uniform circular motion, Fc is perpendicular to velocity. So work done by centripetal force is always zero. Work done by centripetal force will be zero. Always zero. सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा उत्पन्न पावर और वर्क डन हमेशा ही जीरो होते हैं। पूछा जाता है, ध्यान से सुन लो, सेंट्रिपिटल फोर्सेस ना तो कभी वर्क डन करते हैं, ना ही कभी पावर जनरेट इनके थ्रू होती है, क्योंकि वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। अच्छा जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल फोर्स होता ही नहीं है, तो सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। किसमें? यूसीएम में। नॉन यूसीएम में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स होता है और वो वर्क डन करता है, तभी तो स्पीड बदलती है पार्टिकल की। वर्क डन करेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, तभी तो स्पीड बदलेगी, है ना? करेक्ट है। रेट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इज ऑब्वियसली पावर, जो कि केवल टेंजेंशियल फोर्सेस के थ्रू पैदा होती है। रेट ऑफ वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। रेट ऑफ वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्सेस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो कि बहुत ही आराम से टेंजेंशियल फोर्स Ft.v या Ft इंटू वी से लिखा जा सकता है ना? Ft इंटू वी से लिखा जा सकता है। तो तुम चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन में पावर एसोसिएटेड पावर का फॉर्मूला है Ft इंटू वी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो चूंकि Ft जीरो है तो पावर जीरो आ जाएगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो Ft की कोई वैल्यू है जिसकी वजह से पावर Ft इंटू वी बनेगी, जो कि इंस्टेंटेनियस पावर होगी, क्योंकि v जो स्पीड है वो लगातार चेंज होती जाएगी, तो पावर भी लगातार बदलती जाएगी, है ना भाई? तो पावर भी लगातार चेंज होती जाएगी। तो बड़े मजेदार पॉइंट्स हैं, इन पर छोटे मोटे सवाल वर्ड्स में लिखे हुए सवाल बन जाते हैं, तो मैं इसलिए सब लेकर आया हूं आपके पास, सो दैट एक बार तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाएगा, याद रह जाएगा, है ना? फिर कभी कोई पूछेगा या इस पेपर में आएगा तो तुम करेक्ट आंसर टिक कर पाओगे। ठीक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्थ का अगर मोशन हो रहा है तो कौन है जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? कौन है जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स बन गया है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मोशन की अगर बात करें तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन गया है ना? सही बात है, ऐसा है। ठीक, अच्छा जी, यूसीएम में फोर्स mv² बाय आर होता है, जीरो नहीं होता है। तो यूसीएम में बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए पॉइंट बार बार लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। बच्चे ऐसा समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में बॉडी, इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स जीरो थोड़ी है, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है ना? और लीनियर मोमेंटम, चूंकि फोर्स है तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, डायरेक्शन बदल रहा है ना वेलोसिटी का लगातार, तो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, फोर्स इज प्रेजेंट। यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स प्रेजेंट है ना? फोर्स प्रेजेंट है। फिर एक चीज होती है एंगुलर मोमेंटम, जो रोटेशन चैप्टर में आती है वैसे, पर केवल इंफॉर्मेशन के लिए समझ लो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। यूसीएम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अब आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सर्कुलर मोशन को हमने एक कैटेगरी तो करी, यूसीएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक कैटेगरी हो गई। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब है कि सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स सर्कुलर डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसमें? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सब में आपको वही सर्कुलर डायनेमिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। पर स्टिल अगर सर्कुलर मोशन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह का हो सकता है, उनमें डिफरेंशिएट अगर कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है जी। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा आखिरी टॉपिक है, उस पर आएंगे, ठीक है। तो हमने सर्कुलर डायनेमिक्स देखा, समझा क्या खेल है उसका। अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं सर्कुलर डायनेमिक्स के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ वेल। डेथ वेल क्या बला है भाई साहब? तो डेथ वेल इमेजिन करो कि एक सिलेंडर टाइप का है जो बहुत तेजी से घूम रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन का स्पिनर होता है और जैसे कपड़े उसमें चिपक जाते हैं, है ना, ऐसे ही डेथ वेल में एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को बहुत तेजी से अगर घुमाया जाए तो आदमी चिपक जाएगा, कॉर्नर में चिपक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ,
ऐसा कुछ जैसे यहाँ दिखाया हुआ है ना, जैसे यहाँ दिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल जैसा है, ये एक पार्टिकल जैसा है जो डेथ वेल में घूम रहा है ना, जो डेथ वेल में घूम रहा है। मैं इसको प्रॉपर डायग्रामेटिकली अगर दिखाना चाहूं तुम्हें, तो अभी इसको सिलेंडर बना देते हैं, है ना, ऐसा और ऐसा सिलेंडर बना देते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। बन गया सिलेंडर, बन गया सिलेंडर, बन गया सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर बन गया भाई साहब, ये बन गया सिलेंडर, है ना। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर तैयार। और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है मस्ती से। तो ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट, ये इसकी अपनी एक्सिस है सिलेंडर की, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट ये सिलेंडर महाराज किसी ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सिलेंडर किसी ओमेगा से ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और एक पार्टिकल यहाँ पी इस सिलेंडर पर चिपका हुआ है, ऐसे एक पार्टिकल पी सिलेंडर पर चिपका हुआ है। अब जरा देखो इस पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अगर हम पार्टिकल के ही फ्रेम में चले जाएं, तो क्या पार्टिकल पर एक बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा mv² डिवाइडेड बाय r। क्या पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा mv² डिवाइडेड बाय r। इसको r करना होगा, r mv² डिवाइडेड बाय r, और बेहतर किया जाए mv² डिवाइडेड बाय r, सही है, mv² डिवाइडेड बाय r। r क्या बला है, r ऑब्वियसली इसका रेडियस है, किसका, सिलेंडर का रेडियस है। तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv² बाय r, ऐसे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv² बाय r, है ना। सारा खेल वहीं से शुरू हो रहा है, सारा जो खेल है वो इसी से शुरू हो रहा है। इसकी वजह से ये पार्टिकल, ये इस आदमी ने इस वॉल को प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया, और चूंकि इसने वॉल को प्रेस किया, हेंस एज अ रिएक्शन वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन आया ऐसे बाहर की तरफ n, है ना, वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन आया ऐसे बाहर की तरफ n, ठीक है जी। इसके अलावा एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल पर लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पार्टिकल पर ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, जो कि उस पार्टिकल को सिलेंडर वॉल पर घिसता हुआ नीचे ले जाना चाहता है। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऐसा होने नहीं देगा, हेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से आ रहा है। और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन का नेचर कैसा रहेगा, स्टैटिक रहेगा। फ्रिक्शन का नेचर कैसा रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो जो इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बनेंगी कि नॉर्मल रिएक्शन n mv² बाय r, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कैंसिल कर रहा है, या दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो हमारे mg को बैलेंस कर रहा है, वो हमारे mg को बैलेंस कर रहा है, ऐसा, ठीक है जी। अब मान लेते हैं अगर मैं ये पूछूं कि भाई वो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है जिससे ये पार्टिकल घूमे, तो अगर मैं v की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, v को ज्यादा से ज्यादा की अगर मैं बात करूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है कितनी, म्यू n। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू n, मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करूं, तो जिससे कम वेलोसिटी कर देने पर गिर जाएगा, ठीक है जी। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, अगर हम ऐसा सोचें कि v को मिनिमम कर दें, तो v को मिनिमम कर देने पर फ्रिक्शन अपनी स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर अब आपने स्पीड को और कम किया तो वो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। तो वो लास्ट मोमेंट होगा जब वो पार्टिकल टिका हुआ है, और आखिरी मोमेंट जस्ट स्टार्टिंग ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन के स्टार्टिंग के पॉइंट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमेशा, जिसकी वैल्यू म्यू n होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू n होती है। तो मैं इस fs की वैल्यू को म्यू टाइम्स ऑफ n, और n कितना है mv² बाय r, अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या यहां से हमें v मिनिमम की वैल्यू का पता चलेगा, सही बात है। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो सबसे मजेदार बात तो ये हो गई कि मास ही कट गया, मास का टर्म कट गया, है ना। और v मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है कितनी, √g r डिवाइडेड बाय म्यू, वही यहां लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √g r बाय म्यू, वही लिखा हुआ है यहां पर। समझ रहे हो कैसे निकला v मिनिमम। हेंस इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रहेगी तो डेथ वेल में ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा,
समझ रहे हो, आदमी नीचे नहीं गिरेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक तो होगा पर स्टैटिक लिमिटिंग नहीं होगा। इस वेलोसिटी, एग्जैक्टली इस वेलोसिटी पर फ्रिक्शन स्टैटिक लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक, तो इस पर बड़े सवाल बन जाते हैं, बहुत आसान सी चीज है। ऐसी ही दूसरी चीज है कोनिकल पेंडुलम, जो भी थोड़ी देर पहले भी डायग्राम बना के समझाया था मैंने। तो एक थ्रेड से, एक धागे से एक पार्टिकल को बांध दिया है मैंने, ऐसे एक धागे से इस पार्टिकल को ऐसे बांध दिया है ना, और अब किसी थीटा एंगल मेंटेन करते हुए, कोई थीटा एंगल मेंटेन करते हुए ये घूम रहे हैं भाई, कोई थीटा एंगल मेंटेन करते हुए ये इस प्रकार से घूम रहे हैं ऐसे, ठीक ऐसे। फोर्सेस की देखें, फोर्सेस की माने तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखते हैं, ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं तो फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, और दूसरा फोर्स है टेंशन T, दूसरा फोर्स है टेंशन T जो थ्रेड में ऐसे की तरफ ऐसे लगेगा। ये तो दो फोर्सेस ग्राउंड फ्रेम से देखने पर आए। अब अगर पार्टिकल के फ्रेम से देखें, पार्टिकल के फ्रेम से देखें तो क्या पार्टिकल के फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंटर से बाहर की तरफ, ये अगर सेंटर है तो सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कैसे भी देख सकते हो, किसी भी प्रकार से देख सकते हो। अच्छा जी, तो ये एंगल थीटा, तो क्या वर्टिकल के साथ यहां भी एंगल थीटा बनेगा। देखो अगर मैं एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं, ऐसे एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं, तो क्या ये थीटा, तो क्या अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो गया। तो क्या तुम समझ रहे हो, टी कॉस थीटा तो mg से बैलेंस हो जाएगा। देखना जरा, टी कॉस थीटा तो बैलेंस हो जाएगा किससे, mg से। और दूसरा टी साइन थीटा, ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ऐसा कहेंगे कि टी साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ग्राउंड फ्रेम से देखने पर, और पार्टिकल के फ्रेम से देखने पर ऐसा कहेंगे कि टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कैंसिल हो रहा है। कैसे भी इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन यही आएगी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है, आर ये रेडियस है जिस रेडियस में पार्टिकल घूम रहा है। समझ रहे हो, आर वो रेडियस है जिसमें पार्टिकल घूम रहा है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पहला जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। मैं डिराइव भी करते जा रहा हूं साथ के साथ में, तो पहला जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। देखो ध्यान से, आ रही है, बिल्कुल आ जाएगी, है ना। हेंस ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा बाय स्मॉल आर, जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब मैं छोटे मोटे क्वेश्चन दे सकता हूँ, थीटा दे दूं, आर दे दूं, ओमेगा पूछ लूं, कोई भी दो चीज देके तीसरी चीज पूछ लूं, है ना। और ऐसे ही मैं चाहूं तो टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा से, 2 पाई बाय ओमेगा से। और इंटरेस्टिंगली ना तो ओमेगा और ना तो टी मास पर डिपेंडेंट है ना, मास पर डिपेंडेंट है। फिर हम चाहें तो अगर इस थ्रेड की लेंथ एल है और ये आर है ना, तो हम आर को एल के टर्म्स में भी रख सकते हैं। कैसे, इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर हम देखें, ये थीटा ये परपेंडिकुलर है आर, तो आर बाय एल इज साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू अगर मैं एल साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कॉस वॉस के टर्म्स में भी मैं कहानी कह सकता हूं। कोनिकल पेंडुलम, बड़े सवाल इस पर बनते हैं और पूछे जाते हैं। समझ में आ जाती है बात। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर ऐसी ही एक और सिचुएशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं, वो रिजल्ट बाय हार्ट याद करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। केस ये है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मैं क्लास में करवाता हूं सब बच्चों को, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आर रेडियस का, और वो रोटेट कर रहा है ना। अभी हाल फिलहाल बाउल स्मूथ है, अभी हाल फिलहाल बाउल स्मूथ है, और वो जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये जो पार्टिकल है ये वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है अल्फा। तो बता दीजिए ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, है ना। तो सेम ही है जैसे कोनिकल पेंडुलम में वैसा ही है। यहां भी अगर हम फोर्सेस को देखेंगे तो उसी प्रकार से, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे mg नीचे की तरफ लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ऐसे नीचे की तरफ लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, और रेडियल डायरेक्शन में जो कांटेक्ट फोर्स होगा या जो नॉर्मल फोर्स होगा, जो भी कह लो, वो ऐसे लगेगा। फिर वही खेल दोबारा हो जाएगा। देखो मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींच लूं, यहां पर मैं ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच लूं, तो ये अल्फा, तो इधर भी ये एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो आर कॉस अल्फा, फिर mg से आर कॉस ऑफ अल्फा, आर कॉस ऑफ अल्फा, आर नहीं, नॉर्मल रिएक्शन एन बोलना चाहिए हमें से, ये एन है ना, ये एन है, आर तो रेडियस है, ये नॉर्मल रिएक्शन एन है। तो एन कॉस ऑफ अल्फा बैलेंस हो रहा है किससे, mg से, और एन साइन अल्फा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स
प्रोवाइड कर रहा है एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल आर क्या बोला है? स्मॉल आर ये रेडियस है, ये वाला। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर ये बाउल का रेडियस है। और इन दोनों में संबंध भी है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज साइन अल्फा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया है, हाइपोटेन्यूज हो गया, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। एक को एक चीज वैसी ही है जैसी कोनिकल पेंडुलम की थी, हेंस ओमेगा वगैरह वगैरह में रिलेशनशिप भी उसी प्रकार से आ जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये तो पहली चीज समझने की है कि कोनिकल पेंडुलम और इस प्रकार से एक पार्टिकल बाउल में घुमा दिया जाए, हेमिस्फेरिकल स्मूथ बाउल में घुमा दिया जाए, तो आइडेंटिकल सिचुएशन है। एक चीज हुई। अब दूसरी चीज समझिए, अगर ये जो बाउल है, ये बाउल अगर रफ होता, और अगर मैं ये पूछता कि फॉर व्हाट रेंज ऑफ ओमेगा द पार्टिकल कैन बी हेल्ड स्टेशनरी एट दैट पॉइंट, तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल बन जाता, ये काफी मुश्किल सवाल बन जाता, एडवांस टाइप के लेवल का सवाल बन जाता। और हमें अब ओमेगा की एक रेंज आती। जब तक स्मूथ था तब तक तो ओमेगा की एक वैल्यू आई, पर जब ये रफ हो जाएगा, या इसको मैं रफ कर दूं अगर, तो एक रेंज आएगी ओमेगा की, ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस। ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये ओमेगा की मिनिमम वैल्यू है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं जो समझा रहा हूं वो ये है, मैं पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं। कभी कभी सीधा पूछ लेता है, मेन सीधा पूछ लेगा, और वो ये बात है, इफ बाउल हैज coefficient of friction, if bowl has coefficient of friction mu, for what range of omega, particle maintains angle alpha, मतलब उसी एंगल पर रहता है, पार्टिकल मेंटेन्स एंगल अल्फा, फॉर व्हाट रेंज ऑफ ओमेगा पार्टिकल मेंटेन्स एंगल अल्फा। तो भाई ओमेगा की रेंज है, ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा अपॉन आर साइन अल्फा म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, कॉस अल्फा से अगर हम डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस म्यू, है ना, ये हो जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दे रहा हूं ये हो जाएगा जी टेन अल्फा माइनस म्यू जी टेन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ, ये तो मिनिमम वैल्यू है तो इसको इधर लिखना चाहिए, अंडर रूट ऑफ जी टेन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ म्यू, है ना भाई, डिवाइडेड बाय क्या था, टेन ऑफ अल्फा माइनस म्यू, मैंने कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, है ना, कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया इधर, और इधर भी पूरे टाइम कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, मैंने, तो कॉस अल्फा से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा ऐसे छोड़ देता हूं, आर साइन अल्फा बाहर छोड़ देता हूं, म्यू टेन अल्फा प्लस 1, आर साइन ऑफ अल्फा म्यू टेन अल्फा प्लस 1, ये क्या है, ये ओमेगा की मिनिमम वैल्यू है। क्या है भाई साहब, ये ओमेगा की मिनिमम वैल्यू, हेंस ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दूसरी जो कहानी है, अंडर रूट ऑफ जी टेन अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, यहां भी वही किया हमने, जी को कॉमन ले लिया, म्यू टेन अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा 1 माइनस म्यू टेन अल्फा, आर साइन अल्फा और 1 माइनस ऑफ म्यू टेन अल्फा। ये रेंज है ओमेगा की, कभी कभी सीधा भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने लिखी है, ये रेंज है ओमेगा की जिस पर वो पार्टिकल स्टिक रहेगा, ठीक है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अब हम धीरे धीरे टुवर्ड्स फ्रिक्शन एंड रोल ऑफ फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें पहली चीज है कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड का क्या मतलब है, फ्लैट रोड। लेवल रोड का क्या मतलब है, लेवल रोड शब्द का क्या मतलब है, फ्लैट रोड, फ्लैट
हॉरिजॉन्टल, फ्लैट रोड, है ना। तो अगर कोई कार फ्लैट रोड पे टर्न करती है तो क्या कहानी है। तो देखो वो कार बनी हुई है और ये किसी फ्लैट रोड पर अगर इस प्रकार से टर्न करती है ना, तो ध्यान से समझना, तो इस कार पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेंगे जो इस कार को रोड की विड्थ के अलोंग ऐसे ले जाने की कोशिश करेंगे। हेंस फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा। कार के फ्रेम से हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल करने के लिए आया है, और ग्राउंड फ्रेम से हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम समझ लो, है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम समझ लो बात को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा बाकी जो फोर्सेस हैं वो वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग गया वर्टिकली ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। ये दोनों तो एक दूसरे को कट्टा पिट्टी कर ली इन्होंने, तो ये तो अपने आप आपस में ही निपट लिए, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है एन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ये तो आपस में ही निपट लिए, ये तो आपस में ही निपट लिए, है ना। हेंस सेंटर की तरफ हमें एक फोर्स मिल रहा है, ठीक है जी, और यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हेंस बड़ी आसान सी इक्वेशन मिल जाएगी और वो ये इक्वेशन होगी कि भाई फ्रिक्शन फोर्स ही और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टर्निंग निकालना चाहें तो उधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, इधर जब तुम v बढ़ाते जाओगे उधर फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट होकर वैल्यू बढ़ाता जाएगा। हेंस फॉर v बराबर v मैक्स, इस इक्वेशन को अगर हम इस परिस्थिति में देखें, इस सिचुएशन में देखें, फॉर v इज इक्वल टू v मैक्स, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि कितनी होती है म्यू n, और n कितना है mg। तो यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r, m कट जाएगा और आपको v की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू जी आर, म्यू इज बेसिकली म्यू एस, वही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। तो मैंने हल्का सा इसको डिराइव करके आपको दिखा दिया है, बाकी तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या है, ये क्या बता रहा है ये फॉर्मूला, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, दैट मींस विदाउट स्किडिंग। सेफ वेलोसिटी का क्या मतलब है, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्किडिंग, बिना फिसले अगर कार टर्न करना चाहती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है √μs rg। आर रेडियस है किसका जो कर्व है ना, जो कर्व है उसका रेडियस, जी ग्रेविटी तुम जानते हो, μs कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। ठीक, तो ये हुआ एक। फिर दूसरी चीज है टर्निंग बाय बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ लेवल रोड, दैट मींस फ्लैट रोड पर ऑन ए फ्लैट स्मूथ रोड, ऑन ए फ्लैट स्मूथ रोड, ऑन ए फ्लैट स्मूथ रोड। तो मान लेते हैं कि कोई रोड ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है, और एक साइक्लिस्ट टर्न करना चाहता है, तो हम जानते हैं कि साइक्लिस्ट बेंड करता है, झुक जाता है। क्यों झुक जाता है भाई साहब, वो इसलिए झुक जाता है, जैसे इस चित्र में देखें, वो जब साइक्लिस्ट ऐसे झुक जाएगा, है ना, तो क्या होगा, उसका जो टायर है जो ग्राउंड को टच कर रहा होगा, उसका जो एरिया है वो एरिया की ज्योमेट्री बदल जाएगी, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन अब ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। जो नॉर्मल रिएक्शन है साइक्लिस्ट पर, जो साइक्लिस्ट के टायर पर जो लग रहा है ग्राउंड से, वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कुछ आएगा, है ना। अच्छा जी, इस नॉर्मल रिएक्शन के अलावा बाकी दूसरा फोर्स जो साइक्लिस्ट पर लग रहा था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। बस दो ही फोर्सेस हैं उस पर जो लग रहे हैं। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से, दैट मींस इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो साइक्लिस्ट पर दो ही फोर्स हैं जो लग रहे हैं, और इन दोनों फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो आर रेडियस के टर्न में घूम रहा है। देखो ध्यान से, तो क्या ये वाला एंगल अगर थीटा है तो क्या n cos थीटा बेसिकली mg को बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा बेसिकली mg को बैलेंस कर रहा है। देखो ध्यान से, और n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब mv²/r। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। क्या बात समझ में आई है। ऐसा है, छुटपुट सवाल इस पर भी बन जाएंगे, छुटपुट, एक दो चीज देके तीसरी चीज पूछ लेंगे, छुटपुट सवाल इस पर बनेंगे, सिंपल।
बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट बोलते हैं उसको। तो साइक्लिस्ट थीटा एंगल बेंड कर गया, किस वेलोसिटी से टर्न कर सकता है वो यहां से निकल आएगी, है ना। v सेफ वेलोसिटी इज लाइक अंडर रूट ऑफ कितना, आर जी टेन थीटा। ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो फॉर सेफ टर्निंग साइक्लिस्ट अगर थीटा एंगल पर बेंड करता है ना, तो जिस स्पीड से वो चल रहा है दैट स्पीड इज गिवन बाय, वो जो स्पीड है दैट स्पीड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात हो गई। अच्छा जी, और हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अब अगर हम मान लेते हैं किसी फोर व्हीलर की या मल्टीपल व्हीलर की बात करें तो वो झुक तो सकता नहीं है, तो उसके लिए हमने कुछ और ही जुगाड़ बैठा रखी है। क्या कर रखा है, बैंकिंग कर रखी है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चीज है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स मतलब क्या, मतलब ट्रैक को ही आपने एंगल पर उठा दिया, मतलब रोड को ही आपने एंगल पर उठा दिया। तो जो रोड थी, जो ग्राउंड था, है ना, रोड फ्लैट नहीं है, अब ये रोड है भाई, ये रोड है, ऐसे रोड को ही थीटा एंगल पर उठा दिया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो थीटा एंगल है उसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस रोड को अगर मैं थीटा एंगल पर उठा दूंगा, है ना, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि अब जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आएगा, देखना जरा ध्यान से, ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इस दिशा में लगी रहा है, ऐसे ऐसे लगी रहा है, सही है, करेक्ट है, सही है जी, ऐसा है। ठीक, अगर हम मान लें कि जो रोड है वो स्मूथ है ना, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0 मान लूं मैं, रोड को स्मूथ मान लूं, मान लेते हैं स्मूथ रोड, स्मूथ, अगर मैं स्मूथ ट्रैक की बात करूं, स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है ऐसा, तो फिर एन का ही एक एन कॉस थीटा कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री से शो किया जा सकता है कि जो बैंकिंग एंगल थीटा है वही एंगल थीटा नॉर्मल का वर्टिकल के साथ बनता है, सिंपल ज्योमेट्री से शो हो जाएगा। ठीक है, देखो ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो फिर वही दो इक्वेशन बन जाएंगी जो अभी पीछे बनाई थी। कौन सी दो इक्वेशन, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो फिर वही मिल जाएगा मुझे, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो समझ लो सेम, दैट मीन्स साइक्लिस्ट ने जो झुक के किया, जो बेंड करके किया, वही काम हमने रोड को बैंक करा के करा लिया है, वही काम हमने रोड को बैंक करा के करा लिया है। थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। समझ में आनी चाहिए बात। तो इस पर छोटे मोटे सवाल हमें स्ट्रेट फॉर्मूला बेस दिखाई दे जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर हमारा जो ट्रैक है वो स्मूथ ना हो, या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और समझें कि ये जो वेलोसिटी आ रही है रूट आर जी टेन थीटा, इसमें थीटा तो फिक्स्ड है, तो बस इसी वेलोसिटी से कोई व्हीकल टर्न कर पाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, करेक्ट है। तो हमें तो रेंज चाहिए सो दैट उसी रोड पर साइकिल वाला भी चल सके, बाइक वाला भी चल सके, कार भी चल सके, हमें रेंज चाहिए वेलोसिटीज का। वो कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स एंड फ्रिक्शन बोथ। अभी हमें फ्रिक्शन का रोल लेना पड़ेगा, अभी हमें फ्रिक्शन को लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन को देखना पड़ेगा। यहां भी जो फ्रिक्शन है उसका सेल्फ एडजस्टिंग वाला रोल है, यहां भी फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करेगा। जब वेलोसिटी की वैल्यू, यहां लिखा है नीचे, जब वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के बराबर होगी तब फ्रिक्शन नहीं आएगा। इसको समझना, यहां से शुरू करो, यहां से देखो, फ्रिक्शन विल बी जीरो इफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, फ्रिक्शन विल बी जीरो इफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, फ्रिक्शन विल बी आउटवर्ड if v is less than under root of rg tan theta, and friction will be inward if v is greater than under root of rg tan theta। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं इन तीनों बातों को एक चित्र बना के भी समझाऊंगा, है ना, एक डायग्राम बना के भी इन तीनों बातों को समझाऊंगा, क्योंकि इस पर सवाल केवल आसान सवाल इस पर बन जाते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से देखना और समझना। तो मैं
3 चित्र दिखा रहा हूं, ये देखो 3 चित्र दिखाए मैंने, 3 बैंक्ड रोड के डायग्राम्स हैं, 3 बैंक्ड रोड के चित्र हैं, है ना। पहला जो डायग्राम है उस डायग्राम में ये व्हीकल है, ये व्हीकल है, और इस व्हीकल की जो वेलोसिटी है, अगर मैं अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा को वी नॉट बोल दूं, लेट अस इमेजिन वी नॉट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, और तीनों ही केसेस में एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, तो थीटा थीटा थीटा, ठीक, ठीक है। ध्यान से समझना, ये खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ये बहुत आसान भी है। तो तीनों ही केसेस में ये रहे व्हीकल्स ऐसे, पर तीनों की स्पीड अलग अलग है, तीनों की स्पीड अलग अलग है। पहले केस में जो व्हीकल है उसकी जो स्पीड है वो है v बराबर वी नॉट, ये वाली। दूसरे केस में जो व्हीकल है उसकी स्पीड v नॉट से ज्यादा है, और तीसरे केस में जो व्हीकल है उसकी स्पीड v नॉट से कम है। तो ध्यान से समझना, v बराबर वी नॉट वाला जो केस है, इस केस में फ्रिक्शन होगा ही नहीं, ग्राउंड रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, पर फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। दैट मीन्स अगर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा वेलोसिटी से कोई व्हीकल टर्न कर रहा है तो रोड के रफ होने के बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं आएगा, और ये बहुत मजेदार बात है और ये ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा जी, अगर v का वैल्यू v नॉट से ज्यादा हो गया तो इस व्हीकल की टेंडेंसी बाहर की तरफ स्लिप करने की होगी, जिस वजह से फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा, और अगर v की वैल्यू v नॉट से कम हुई तो व्हीकल की टेंडेंसी अंदर की तरफ स्लिप करने की होगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बाहर की तरफ आएगा। तो केवल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ही कई बार पूछ लिया गया है, बस बाकी ऊपर वाले फॉर्मूले तो छोड़ दो, केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी कई बार पूछ लिया है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब हम इस पर थोड़ी मैथमेटिकल वर्किंग कर लें तो हमें एक रेंज आ जाएगी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओमेगा की रेंज बताई थी, ऐसी हमें एक रेंज आ जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज की। इनको आपको याद कर लेना होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर विदाउट स्लिपिंग टर्निंग हो सकती है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और मिनिमम वेलोसिटी जिस पर टर्निंग हो सकती है विदाउट स्लिपिंग वो है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि जैसे आपने मैक्सिमम वाली वेलोसिटी याद कर ली, उसमें म्यू को माइनस म्यू कर दीजिए तो दूसरी वाली वेलोसिटी आ जाएगी। समझ गया मेरी बात? हेंस अगर मैं किसी रफ बैंक्ड रोड, ध्यान से सुनना, रफ बैंक्ड रोड, अगर मैं किसी रफ बैंक्ड रोड पर रफ बैंक्ड रोड पर टर्निंग विदाउट स्लिपिंग या सेफ टर्निंग, रफ बैंक्ड रोड पर सेफ टर्निंग करना चाहता हूं, रफ बैंक्ड रोड पर सेफ टर्निंग है ना। तो रफ बैंक्ड रोड पर अगर हम सेफ टर्निंग करना चाहते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग, ये याद करना होगा, है ना भाई। तो लेस देन इक्वल टू कितना है, आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ म्यू टेन थीटा। और मैंने आपको सिखाया, ये याद कर लीजिए, म्यू को माइनस म्यू कर दीजिए तो ये निकल आएगा। तो आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। हो जाएगा याद, इतना मुश्किल नहीं है ना। 2024 में भी सवाल आया था, स्ट्रेट मेंस की बात कर रहा हूं, 2024 में भी स्ट्रेट सवाल आया था जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड था। जिसको फॉर्मूला आता होगा वही कर पाएगा, जिसको नहीं आता होगा नहीं कर पाएगा। तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर याद कर लेना, ठीक है, सही है जी। तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, टेन थीटा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें कई जगह दिखा ना, टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी हमें कई जगह दिखा।
और ये बैंकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में भी यूज हो जाता है। एयरक्राफ्ट भी टर्न जब करते हैं तो झुकते हैं, एयरक्राफ्ट भी जब टर्न करते हैं तो झुकते हैं, तो वो कितने एंगल झुकेंगे, वो भी टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, समझ रहे हो। तो कभी कोई एयरक्राफ्ट पे सवाल आ गया तो आप उसको भी इसकी मदद से बड़े मजे से कर पाओगे। चलो जी, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब आ जाते हैं, तो हम अब यहां से बाहर आ गए हैं, दैट मीन्स अब हम सर्कुलर डायनेमिक्स से पूर्ण रूप से बाहर आ गए हैं और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, फ्रिक्शन के रोल को समझ लिया, सब कुछ कर लिया है एक्सेप्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, तो आइए उस पर कुछ सवाल जरा देखें। तो 2024 का ही मेंस का क्वेश्चन है, क्या चाहता है, कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। ठीक है जी, तो एक डिस्क है, सब लोग ध्यान से देखें और कोशिश करें करने की। ये एक डिस्क है, ये डिस्क किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी, ये डिस्क ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट, है ना, ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं रोटेट कर रही होगी ऐसे, और एक कॉइन रखा हुआ है आर दूरी पर। ठीक है, तो एक कॉइन रखा हुआ है यहां कहीं, एक कॉइन रखा हुआ है और उसका जो डिस्टेंस है कितना है, आर है ना, यहां से जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर, डिस्क है। ठीक, डिस्क है। द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन टू द डिस्क सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम ओमेगा इसको दे दें कि कॉइन स्लिप ना करे, है ना। तो ऑब्वियसली कॉइन स्लिप क्यों करेगा, क्योंकि कॉइन पर एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और मैक्सिमम ओमेगा पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर कॉइन को रोक पा रहा होगा। सोचो, तो फ्रिक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सूडो फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ, और सीधे ही अगर हम ओमेगा मैक्सिमम की बात करें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो कि है म्यू एम जी शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। क्या ओमेगा मैक्स की वैल्यू इस एक लाइन की इक्वेशन से मिल जाएगी। समझ में आती है बात, बहुत आसान है, उम्मीद है सबने कर लिया होगा। अच्छा जी, अब बैंकिंग पर सवाल देखो। कार 800 केजी टर्निंग टेकिंग अ टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर, एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2, देन द मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच कार कैन नेगोशिएट द टर्न सेफली। बोला था ना अभी 2024 में आया सवाल, 2024 में आया सवाल। अब ये सवाल केवल वो कर सकता है जिसको मैक्सिमम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद है ना, जिसको मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, सेफ टर्निंग की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है वो फॉर्मूला जिसको याद है वो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा भाई, है ना। तो सेफ टर्निंग की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सही बात है, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सीधा फॉर्मूला लग रहा है, सब आपको एंगल वेंगल सब भी उठा के रख दो, आंसर निकाल लो। समझ में आ जाती है बात, ऐसा है भाई साहब, ऐसी सिचुएशन। कार इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड, 2023 का सवाल, इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय मासलेस स्ट्रिंग, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल विल बी। इमेजिन करो एक कार है जो टर्न ले रही है, कार के अंदर एक बॉब है, तो जब कार टर्न लेगी तो बॉब वर्टिकल नहीं रह जाएगा, एंगल पर आ जाएगा, उसी को देख रहे हैं। तो वो जो धागे से बंधा हुआ पार्टिकल है, धागे से बंधा हुआ पार्टिकल है, वो ऐसे एंगल पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एंगल पर, क्यों आ जाएगा एंगल पर, इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पार्टिकल के फ्रेम से बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल के फ्रेम से जब हम देखेंगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। समझ रहे हो। इसके अलावा और कौन कौन से फोर्सेस होंगे, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, और टेंशन लगेगा आइसेन, आइसेन टेंशन लगेगा, और इन सब का रिजल्टेंट होगा जीरो, इन सब का रिजल्टेंट होगा जीरो, इन सब का रिजल्टेंट होगा जीरो। तो देखो ये है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये है टेंशन टी, ये है एम जी, और इन सब का रिजल्टेंट जीरो है। सही बात है। एंगल चाहिए उसको, हेंस अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। तो क्या टेन थीटा की वैल्यू आ गई, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। टेन थीटा की वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। इजी, वेरी इजी, सब दे रखा है आपको। अच्छा, उसने स्पीड दे रखी है तो ओमेगा को v बाय आर लिख लो, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाय आर जी लिख लेते, एक ही बात है। तो सीधे टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सही है, ऐसा है। चलिए जी, और देखिए, a car is moving on a horizontal curved road of radius 50 meter, the approximate maximum speed of the car would be
फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.34। क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, ये करना है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं, सीधे, अगर इनको छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। फिर देखो, ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन अ रेल विच आर 1.5 मीटर अपार्ट टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, द हाइट विद विच द आउटर रेल शुड बी रेज्ड। क्या कह रहा है, दोनों जो पटरियां हैं है ना, उनके बीच का गैप दिया हुआ है, तो दोनों पटरियों के बीच का गैप दिया हुआ है ऐसे, ये तो है 1.5 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, बाहर वाली रेल को कितना उठा दूं, बाहर वाली रेल को कितना उठा दूं। तो बाहर वाली रेल को अगर तुम ऐसे उठा दोगे है ना, तो जो जो पटरी है है ना, जो दोनों का जो प्लेन आएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये बैंकिंग एंगल कहलाएगा। कौन सा, ये। हेंस अगर बाहर वाले को तुमने h उठा दिया, ये 1.5 है ही, तो क्या टेन थीटा की वैल्यू तुम्हारी h डिवाइडेड बाय 1.5 बन जाएगी, है ना। टेन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, h डिवाइडेड बाय 1.5 बन जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू h डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगी। सही है, ऐसा है, टेन थीटा की वैल्यू h बाय 1.5 हो जाएगी। ठीक, ऐसा है। अच्छा जी, टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर पता है हमें, आर पता है हमें, तो इसी टेन थीटा को वी स्क्वायर बाय आर जी भी लिखेंगे हम, और अब इसको सॉल्व करके एच निकाल लेंगे। कितना ज्यादा आसान, 2024 का ही सवाल है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। चलिए जी, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा इजी सवाल इस पर आते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। अगर इसको एक बार ढंग से पढ़ लिया तो खत्म हो जाएगा खेल, और कुछ करने को नहीं होगा हमारे पास, है ना। सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से निपट जाएंगी। आइए जरा, अब हम आ जाते हैं हमारी आखिरी यूनिट की तरफ, विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत आसान, बहुत सस्ते सवाल, बहुत इजी सवाल यहां भी पूछे जाते हैं। सर्कुलर मोशन से सवाल आसान आते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन टफ टॉपिक माना जाता है, इस वजह से। तो आइए जरा देखें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की क्या कहानी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की क्या कहानी है। सबसे पहले समझते हैं मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ। अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट इस तरीके से किसी कर्व्ड पाथ पर चलता है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और अलग अलग ए बी बी सी सी डी डी ई वगैरह वगैरह अलग अलग सिचुएशंस पर होता है ना भाई। तो उसका क्या खेल होगा, उस पर क्या नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लगेगा, क्या कहानी है, सर्कुलर डायनेमिक्स को अप्लाई करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर हम देखें, इस जगह पर अगर हम देखें, तो क्या हम समझ रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा। सही बात है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बाहर की तरफ आएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस मोटरसाइकिलिस्ट पर लगेगा वो ऐसे लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। सही बात है। अच्छा जी, ये जो कर्व है, ये कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है, हेंस इस कर्व का जो सेंटर है, इस कर्व का जो सेंटर है वो यहां कहीं होगा। इस कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां कहीं होगा। तो इक्वेशन हमेशा सेंटर की तरफ बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हमेशा सेंटर की तरफ बनेगी। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, n माइनस ऑफ mg का कंपोनेंट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। समझ रहे हो, ऐसी इक्वेशन बनेगी, है ना। तो n माइनस ऑफ mv स्क्वायर बाय आर, यह माइनस आएगा, n माइनस ऑफ mv स्क्वायर बाय आर, n माइनस ऑफ mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mg cos थीटा, या n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा कह लेते हैं, है ना। n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एम जी साइन थीटा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है वो फ्रिक्शन से बैलेंस होगा अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। इस एम जी के दो कंपोनेंट कर लिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली सवाल को रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ब्रेक किया, ऐसे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ब्रेक किया ऐसे। ठीक है जी, इस एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ इस एंगल को अगर थीटा बोलते हैं, मान लेते हैं ऐसे ऐसे, है ना। इस एंगल को अगर थीटा बोलते हैं, ऐसे थीटा बोलते हैं, तो एम जी साइन थीटा इधर लग जाएगा, एम जी कॉस थीटा उधर चला जाएगा। तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। पहली इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पहली इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। और फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। ठीक, तो बेसिकली जो समझना होता है वो ये समझना होता है कि नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा होगा या नॉर्मल रिएक्शन mg से कम होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, है ना, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। ऐसे ही जैसे
अब अगर इस तरह से कर्व है तो सेंटर यहां कहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन ये बाहर की तरफ आया है ना, mg ऐसे लग ही रहा है, ये फ्रिक्शन ये mg sin थीटा। तो अब देखो इक्वेशन क्या लिखी है उसने, इक्वेशन क्या लिखी है, इक्वेशन लिखी है, अगर मैं पार्टिकल के फ्रेम से देखूं तो सूडो फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा, तो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन लिखी है n माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर, n प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय जो बाहर की तरफ फोर्स है इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, है ना, इसको प्लस करना पड़ेगा, n प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ये भाई साहब जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से भाई साहब जा रहे हैं। ऐसे ही वहां पर अगर है, उस जगह पर अगर है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बाहर की तरफ, सूडो फोर्स भी बाहर की तरफ, और एम जी कॉस थीटा अंदर की तरफ, है ना, एम जी कॉस थीटा अंदर की तरफ। तो देखो क्या कहानी बन रही है, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, एन एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहां भी वही स्टोरी बनेगी, एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक, तो बेसिकली जो समझने वाली बात है वो ये समझना है कि नॉर्मल किधर आ रहा है और इक्वेशन डायनेमिक्स की कैसे लिखनी है। ठीक, ये हुई एक चीज। अब आ जाते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रेड से बांध देते हैं और घुमाते हैं, किसी धागे से हमने किसी पार्टिकल को बांधा, जैसे ये धागा है, इस धागे से हमने पार्टिकल को, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को थ्रेड से बांध लिया और अब इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इस पार्टिकल पर फोर्सेस के नाम पर क्या क्या होगा, अगर हम उसको देखें और समझें, तो फोर्सेस के नाम पर क्या क्या है, टेंशन टी लग रहा है सेंटर की तरफ, ऐसे सेंटर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ये टेंशन टी सेंटर की तरफ फोर्स आ ही रहा है, सही है भाई। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, ये इक्वेशन बनेगी। मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, तो इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, ये इक्वेशन बनेगी। समझ में आनी चाहिए बात, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, या टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा, नीचे ठीक लिखी हुई है। ठीक, ऐसा है। अब वो कहता है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कब होगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन तब होगा जब किसी भी जगह पर टेंशन जीरो ना हो, क्योंकि टेंशन जीरो हो जाएगा तो धागा सिलेक्ट कर जाएगा, तब तो सर्कुलर मोशन जीरो होगा नहीं, हेंस कहीं भी टेंशन जीरो ना हो। तो मिनिमम सिचुएशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो होती है, मिनिमम सिचुएशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो होती है, और तब वेलोसिटी रूट जीएल की होती है, तब वेलोसिटी रूट जीएल की होती है, और तब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5 जीएल की होती है। ये लिमिटिंग सिचुएशन है, ये लिमिटिंग सिचुएशन है। हेंस अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, दिस यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 जीएल, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 जीएल, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और जब पार्टिकल टॉप पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो उसकी जो टॉप पर वेलोसिटी होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जीएल, रूट जीएल। ये दो बातें दिमाग में रखो, ये दो बातें दिमाग में रखो, वही यहां लिखा हुआ है, फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का क्या मतलब हुआ, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। फॉर लूपिंग द लूप दैट मींस कंप्लीट सर्कुलर मोशन, लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो रूट 5 जीएल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो रूट जीएल होनी चाहिए, वो रूट जीएल होनी चाहिए। ठीक, अच्छा जी। अब अगर हम एक बहुत ही मजेदार काम करें, अगर हम किसी जनरल पॉइंट थीटा को पकड़ें और एनर्जी कंजर्वेशन और सर्कुलर डायनेमिक्स की इक्वेशन उस जनरल पॉइंट पर लगा दें भाई साहब, है ना, हम कोई जनरल पॉइंट पकड़ें और उस जनरल पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशंस लगाएं और सर्कुलर डायनेमिक्स की इक्वेशन लगाएं, और उन इक्वेशंस को लगाकर एक जनरल स्टेटमेंट निकाल लें, तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा उससे। जैसे कि कुछ चीजें यहां लिखी हुई हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहां जो एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से लिया गया है, ये थीटा एंगल वर्टिकल लाइन से लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिखा देता हूं मैं थीटा को, इस चित्र में दिखा देता हूं, इस चित्र में दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये अगर वर्टिकल लाइन है और पार्टिकल अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां है, ध्यान से सुनना, पार्टिकल अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस जगह पर है, यहां कहीं है,
और इस वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, इस वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो इस जगह पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थ्रेड में टेंशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, सबको अगर निकाल के उनके फॉर्मूलेस बना लें तो फिर अब हमसे कुछ भी पूछा जाएगा तो हमें बड़ा आसान हो जाएगा जवाब देना, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जवाब देना। तो देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इस जगह पर वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में होगी उसको मैं v बोल रहा हूं, टेंशन जो अंदर की तरफ लगेगा, टेंशन जो अंदर की तरफ लगेगा उसको मैं t बोल रहा हूं, ये टेंशन है t जो अंदर की तरफ लगेगा t, वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी है भाई साहब v। ठीक ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सी उनकी लिस्ट है, उनको अगर हम याद कर लें तो हमें बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना। ये है वो लिस्ट, अगर तुम इसको याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो सबको सिलेक्शन डायरी में लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी है mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हर चीज को प्रूव किया जा सकता है, इसको रेफरेंस माना हुआ है। फिर जो स्पीड है उसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ जीएल इंटू 3+2 कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ जीएल इंटू 3+2 कॉस थीटा। टेंशन टी की वैल्यू है 3mg इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और भाई साहब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है g इंटू 3+2 कॉस थीटा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है g साइन थीटा। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो अगर हम इन वैल्यूज को याद कर लेते हैं तो फिर हम किसी भी चीज का जवाब ऐसे यूं ही चटपट दे सकते हैं। हमें एग्जाम में ना तो सर्कुलर डायनेमिक्स लगाने की जरूरत है, ना ही एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बाय हार्ट याद कर लेना, ये बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिलेक्शन डायरी में नोट होगा और बकायदा याद होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स को जरा देखिए और समझिए, और उन पॉइंट्स पर क्या क्या वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए। ये अगर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ट्रैक है, ये अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ट्रैक है ऐसा, ठीक है, ये अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ट्रैक है, तो मैं कुछ लोकेशंस के नाम लिख रहा हूं, उन लोकेशंस के नाम को जरा ढंग से देखो और उनको आइडेंटिफाई करो और समझने की कोशिश करो। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को नाम दिया जा रहा है ए, इसको नाम दिया जा रहा है बी, इसको नाम दिया जा रहा है सी, और इसको नाम दिया जा रहा है डी। ठीक, तो अगर कोई पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये ABCD करके 4 पॉइंट हैं जिन पर बड़े सवाल पूछे जाते हैं। इन सब लोकेशंस पर क्या क्या वेलोसिटीज, टेंशन वगैरह होंगी उनकी हम बात कर रहे हैं। और कौन से केस के लिए बात कर रहे हैं? उस केस के लिए बात कर रहे हैं जिस केस में ए पॉइंट पर हम एग्जैक्टली √5gl की वेलोसिटी देते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। हेंस ए पर वेलोसिटी अगर √5gl है तो बी पर वेलोसिटी है √3gl और सी पर वेलोसिटी है √gl। और किसी जनरल पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट पकड़ लें, यहां मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट ले लें P, और उस जनरल पॉइंट का वर्टिकल के साथ ये कोई एंगल है थीटा, तो ये और भी मजेदार है, वर्टिकल के साथ कोई एंगल है थीटा, तो उस जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी है √GL इंटू 3+2 कॉस थीटा। जनरल पॉइंट P पर वेलोसिटी है, जनरल पॉइंट P, ये जनरल पॉइंट P है, उस पर वेलोसिटी है ये, याद करने जैसी बात है ना। सिमिलरली टेंशन A पर B, D, C और इन जनरल, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी ए पर, बाकी लोकेशंस पर इन जनरल, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक ठीक है, ऐसा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो टेंशंस हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा ही 6mg आता है ना। चाहे हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को √5gl से बढ़ा भी दें तो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट की जो टेंशन है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा ही 6mg आता है। ठीक, तो ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वो वाला केस जिसमें पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हम वेलोसिटी दे रहे हैं कितनी, जब हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दे रहे हैं √5gl। अब अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl ना दें, है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर √5gl की वेलोसिटी ना दें तो क्या होगा? तो दो केस हो सकते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, एक ऑसिलेशन का केस है और एक स्लैकनिंग का केस है। एक ऑसिलेशन का केस है, अगर जीरो से √2gl है ना, जीरो से
√2gl की वेलोसिटी 2 हो रहेगा, 0 से √2gl की वेलोसिटी है तो ऑसिलेशन का केस होगा, और √2gl से √5gl के बीच की वेलोसिटी है तो स्लैकनिंग का केस होगा। समझ रहे हो? तो धागा तो पार्टिकल किसी लेवल पर जाकर स्लैकन कर जाएगा, जैसे कि यहां में दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां हम देख पा रहे हैं, है ना, ऐसा। तो √2gl से लेके √5gl के बीच, √2gl से √5gl के बीच अगर वेलोसिटी रहती है, √2gl से √5gl के बीच वेलोसिटी रहती है तो क्या होगा, तो किसी एंगल पर किसी लोकेशन पर थ्रेड सिलेक्ट कर जाएगा और सब्सिक्वेंटली प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। दैट मीन सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन, दो का कॉम्बिनेशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अच्छा जी, बिल्कुल अब हम एंड में आ चुके हैं। ये जो भी हमने सीख लिया है उसका अगर हम और किन्हीं जगहों पर एप्लीकेशन देखें कि और कहां कहां पर हम इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ केसेस हैं, जैसे कि अगर एक स्मूथ सर्कुलर ट्रैक हो, है ना, एक स्मूथ सर्कुलर ट्रैक हो, कैसा ट्रैक हो, सर्कुलर ट्रैक हो, एक स्मूथ सर्कुलर ट्रैक हो, तो ऐसे स्मूथ सर्कुलर ट्रैक पर अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल अगर मैं रख दूं, है ना, तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, √5gr। ठीक। अच्छा जी, दूसरा केस है पार्टिकल अटैच टू अ रिजिड रॉड, एक रॉड है और उससे पार्टिकल अटैच कर दिया है। दैट मींस डायग्राम वाइज इसको ऐसे समझना कि ये एक रॉड है और इस रॉड से हमने एक पार्टिकल ऐसे अटैच कर दिया है, ऐसे अटैच कर दिया है, और अब अगर इस रॉड को हम ऐसा चाहते हैं कि पूरा घूम जाए, तो इस पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो आंसर कितना है, √4gl। तो आंसर कितना है, √4gl। समझ में आ रही है बात, ऐसा। अच्छा जी, और देखिए, अ बीड अटैच टू अ रिंग एंड मूविंग ऑन इट, अगर एक रिंग हो और उसमें एक बीड को पिरो दिया जाए, एक रिंग हो, है ना, एक रिंग हो, इस प्रकार की रिंग हो और उस रिंग में एक बीड हो और बीड को पिरो दिया जाए, ऐसा कुछ, एक बीड को ऐसे, मोती को ऐसे पिरो दिया जाए, तो इसको क्या मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये पूरा सर्कल कर ले, आंसर है √4gl। आंसर है √4gl। ध्यान रखना है, कहां √5gl आ रहा है, कहां √4gl आ रहा है, यही याद रखना है, इसी को ही ध्यान रखना है। सही बात है, ऐसा है। ठीक। और इसी प्रकार से अ पार्टिकल या ब्लॉक इज रोटेटेड बिटवीन टू स्मूथ सरफेसेस, दैट मींस दो पाइप अगर हो, दो पाइप हो और उनके बीच, जैसे कि एक पाइप ये है ना, और ऐसा ही एक और पाइप अगर हो और उन दो पाइप्स के बीच में अगर पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, ऐसे दो पाइप्स हो और उन दो पाइप्स के बीच में किसी पार्टिकल को, छोटे से पार्टिकल को, इन दो पाइप्स के बीच में किसी पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, तो बताइए इस पार्टिकल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी कि ये कंप्लीट सर्कल में घूम जाए, कंप्लीट सर्कल में घूम जाए, आंसर है √4gl। सीधे सीधे इन पर सीधे सीधे वो चीजें पूछ सकता है, हमें समझ में आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो तीन चार ये जो स्पेशल केसेस हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या हुआ, बीड अटैच टू अ रिंग, है ना, रोटेटेड अ पार्टिकल मूव बिटवीन टू स्मूथ सरफेसेस, रॉड से पार्टिकल को अटैच कर दिया, है ना, तो क्या हो गया, ये सब सिचुएशंस हो गई। अच्छा जी, ब्लॉक रोटेटेड, वो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए जी, इसके साथ ही हमारा ये वाला भी आर्टिकल खत्म होता है, ये वाला गेम खत्म होता है। आइए दो चार पांच सवालों को जरा देखें और समझेंगे किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल, देन द एंगल थीटा थ्रेड डिफ्लेक्शन, देन द एंगल थीटा ऑफ थ्रेड डिफ्लेक्शन इन एक्सट्रीम पोजीशन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा वाला केस है, √2gl से कम वेलोसिटी वाला केस है ना, कोई पार्टिकल √2gl से कम वेलोसिटी दी हुई है और वो पार्टिकल इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो v²/r या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, वैल्यू वाइज बराबर है। तो बताइए थीटा की क्या वैल्यू होगी, वैल्यू वाइज दोनों लोग बराबर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर स्पीड u है तो u²/l इज इक्वल टू g sin थीटा। दूसरी इक्वेशन हम एनर्जी कंजर्वेशन से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको जरा ट्राई करना, होमवर्क में मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूं। कब का है, ऐसा है। चलो जी, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अ बॉडी बॉब ऑफ मास स्मॉल m is suspended by light string of length l imparted a minimum horizontal velocity at point A such that it completes half circle reaching the topmost position, complete circle, so that it just completes circle, not half, it completes circle
रीचिंग द टॉप मोस्ट पोजिशन देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड बी। कितना आसान सवाल है। तो कौन सा वाला केस है, √5gl वाला केस है ना, √5gl वाला केस है। तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट बी का जो रेशो है, क्या वो ए पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर के बराबर होगा। ए पर वेलोसिटी कितनी है, √5gl, और बी पर कितनी है, √gl। 5:1 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 5:1 आंसर आ गया। ओरल सवाल है, ओरल सवाल है। अच्छा जी, अगला देखो 2022 का क्वेश्चन। अ स्टोन ऑफ मास स्मॉल m tied to a string is being whirled in a vertical circle with uniform speed, then the tension in the string is, टेंशन इन दी स्ट्रिंग इज, कहां पर टेंशन मिनिमम होगी, कहां टेंशन मैक्सिमम होगी। तो जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां टेंशन होगी मिनिमम, और जो भी बॉटम मोस्ट लोकेशन होगी वहां टेंशन होगी मैक्सिमम। इसमें चूंकि उसने केवल मिनिमम की बात करी है तो ऑब्वियसली मिनिमम कहां होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगी। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए 2021। A small bob tied at one end of a thin string of length 1 meter is describing a vertical circle so that the maximum and minimum tension in the string are in the ratio 5:1। ठीक है भाई साहब, तो क्या जानकारी दी उसने, उसने हमें इंफॉर्मेशन दी टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन और टी मिनिमम मिनिमम टेंशन का जो रेशो है वो 5:1 का है। और एक बात जो हम पहले से जानते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, ये 6 mg होता है, ये 6 mg होता है। ठीक है, अब क्या चाहता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब, वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पोजीशन चाहता है। क्या मैं यहां से टी मिनिमम की वैल्यू निकाल सकता हूं, टी मिनिमम की वैल्यू टी मैक्स बाय 5 आ जाएगी। टी मिनिमम इज टी मैक्स बाय 5 है ना, या टी मैक्स की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम यहां रख दे रहा हूं, है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम इज दिस, हेंस टी मिनिमम की वैल्यू आ गई कितनी, 6 mg डिवाइडेड बाय 5 - 1 4। और ये जो मिनिमम टेंशन है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वहां पर अगर हम इक्वेशन देखें तो टेंशन भी नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ, और उसने स्पीड पूछी है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो क्या टी मिनिमम भी रेडियल डायरेक्शन में है प्लस mg इज इक्वल टू mv²/L की इक्वेशन बनेगी। क्या ये v वो स्पीड है जो उसने हाईएस्ट पॉइंट पर पूछी है ना, जो उसने हाईएस्ट पॉइंट पर हमसे पूछी है। टी मिनिमम कितना आ गया, इसको काट लेते हैं, 2 3 6 2 2 4, 3/2, 3/2 + 1 है ना, 3/2 + 1 कितना, 5/2। तो 5/2 mg इज इक्वल टू mv²/L बन रहा है, m सब उड़ गया। ठीक, v का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 gl का अंडर रूट ऑफ 5/2 g है ना, अंडर रूट ऑफ 5/2 gl। ठीक, लेंथ कितनी है 1 मीटर, जी का वैल्यू है 10, काटा 5 आ गया आंसर। हेंस वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। कितना मक्खन जैसा सवाल, एकदम ही आसान, एकदम ही आसान, एकदम मक्खन जैसा सवाल और एकदम ही आसान। चलो भाई, इसके साथ ही अब मेरा खेल खत्म होता है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, सवाल भी करके दिखा दिया, एक को एक चीज, एक को एक कंसेप्ट डिलीवर कर दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसका सही तरीके से फायदा उठाओ, इसका बेनिफिट उठाओ, इसको सही तरीके से यूज करो और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। तो ये मेहनत, ये एक्सरसाइज तुम लोगों के लिए हो रही है। मैं हर बार तुम्हें बताता हूं, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम्हें ही काम करना होगा, है ना। हम सपोर्टिव हैंड हैं और ये बहुत अच्छा है कि इतना रिच कंटेंट और इतनी डायरेक्ट बातें तुम तक सीधे सीधे पहुंच रही हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसका भी अगर तुम इस्तेमाल ना कर पाओ तो ये बहुत ज्यादा गलत बात होगी। ठीक बात है। चलिए जी, इसके साथ ही विदा लेने का अब समय आ चुका है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले माइंड मैप में, बहुत जल्दी अगले माइंड मैप में मुलाकात करेंगे। तब तक मस्त रहिए, धुआंधार तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को और हमको इसी प्रकार से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इस लेक्चर को आपने पूरा देखा और इसका सदुपयोग किया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।